हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आजकल पति पत्नी के विवाद में एक नई चीज़ देखने को मिल रही है जून के महीने में। क्या पता है, अगर दोनों के बीच में विवाद हो गया और दोनों को कोई भी एक्शन लेना है तो पति अपनी पत्नी को कन्विंस कर रहा है कि जुलाई में बात करते हैं, थोड़ा रुकते हैं, अभी मैं बाहर आ रखा हूँ। और अगर पत्नी को एक्शन लेना है तो वो भी यही कह रही है, अभी थोड़ा रुकते हैं, जुलाई में देखते हैं। अब इसके पीछे कारण क्या है वो आप सबको पता है कि वो एक दूसरे को गोलमोल तो कर रहे हैं, लेकिन उस गोलमोल और जुलाई में एक्शन लेने का सिर्फ एक मकसद है कि जुलाई में नए कानून लागू हो जाएंगे, फिर मैं देखता हूं या फिर मैं देखती हूं, फिर तो बहुत कुछ हो जाएगा। ये इस समय पे लोगों के मन में है। अभी कल भी एक मामला आया जहां पे पत्नी ने पति को फोन किया तो पति कहता है अभी थोड़ा रुक जाते हैं, जुलाई में देखते हैं, जुलाई में बात करते हैं म्यूचुअल डाइवोर्स की। क्यों? क्योंकि जून निकल जाएगा, जुलाई में नए कानून लागू हो जाएंगे, तो उसको ऐसी होप है कि जुलाई के बाद मेरी पत्नी मेरे पे केस नहीं कर पाएगी, और करेगी तो वो चलेंगे नहीं। इस वजह से वो ऐसा कह रहा है। ऐसे ही बहुत से मामलों में पत्नियां भी ऐसा कर रही हैं कि बाद में केस करेंगे तो जल्दी निपटेंगे, जल्दी रिलीफ मिलेगा। तो कहने का मतलब ये सब चीज़ें ठीक है, आप सोच रहे हैं, लेकिन समझ में आता है भाई, अभी हमको कोई बोलता है तो समझ में आता है कि आप जुलाई क्यों कह रहे हैं। नेक्स्ट, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप जुलाई तक रुकेंगे तो उसके बाद आपको बहुत बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे। ये सिर्फ हमारा मानना है कि शायद ऐसा हो, लेकिन आगे क्या होता है कुछ नहीं पता। हमारे यहाँ पता है क्या होता था, स्टार्टिंग में ना जो बिजली के मीटर होते थे, मैं आपको बता रहा हूँ 90s की बात, 99, 99, 98 की बात, बिजली के मीटर लगते थे, वो चक्र घूमता था उसमें से। तो लोग वक्त पता है क्या करते थे, एक रील होती थी ना कैमरे की, जो रील वाले कैमरे चलते थे, वो रील फंसा करके उसकी मीटर रीडिंग को रोकने की कोशिश करते थे, तो ताकि बिजली का बिल कम आए। तो बिजली विभाग ने देखा यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, डिजिटल मीटर शुरू किए। लेकिन वो डिजिटल मीटर उस समय ऑब्वियसली इतनी सिक्योरिटी नहीं हुआ करती थी, तो लोगों ने क्या किया, डिजिटल मीटर बाद में आए, उसके रिमोट पहले बन गए कि इस रिमोट से उसको ब्लॉक कर सकते हैं। तो कहने का मतलब हमारे यहाँ हर चीज़ का जुगाड़ बन जाता है। तो यही कहीं ऐसा ना हो कि नए कानूनों के मामले में भी हो जाए, कानून आए और हर एक व्यक्ति उसका तोड़ सोच ले कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, सिस्टम वहीं का वहीं हो जाए, कागजों में कानून बदल जाए। ये भी हो सकता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा अपने आप को भरोसा नहीं दिलाना कि 1 जुलाई के बाद शायद दुनिया बदलने वाली है। दूसरा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो टाइम पर निर्भर करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके साथ कोई घटना घटी 4 जून को और आप सोच रहे हो मैं तो 1 जुलाई के बाद 10 जुलाई को इसकी FIR कराऊंगा, तो ये भी गलत है, क्योंकि वो चीज़ बेमतलब आपकी टाइम बाढ़ हो जाएगी। फिर नए कानून हो या पुराने कानून हो, वो 1 महीना मुद्दा बनेगा। ज़्यादा बेहतर यही है कि अगर आपके साथ कोई घटना अभी कारित हुई है तो अभी के अभी उसकी FIR दर्ज करा दें, अपने मेडिकल वगैरह सब बनवा करके। वेट करना सही नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, ऐसी बहुत सी प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं जो हमें हमेशा सोचनी चाहिए। कल एक व्यक्ति से मेरी बात हो रही थी, तो उनके 5 मुकदमे चल रहे थे, कुछ लड़की वालों के प्लेस पे, कुछ लड़के वालों के प्लेस पे, और सैलरी, उनकी करंट सैलरी 1 लाख रुपए थी और आगे बढ़नी भी थी। अब उनका एक मामला हाईकोर्ट में चल रहा था, तो हाईकोर्ट ने कहा कि मीडिएशन कर लो। लड़की वालों की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा जी ऐसा है, 13 लाख और 20 लाख की फिगर हम आपको बता रहे हैं, इस बीच की फिगर पकड़ लो और सेटलमेंट कर लो, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे जो भी आप बोल रहे हो। अब लड़के का जो मेन कंफ्यूजन थी वो ये थी कि मैं करूं या ना करूं। अब दोस्तों, इसमें हम प्रैक्टिकली चलते हैं, हम एडमेंट नहीं होते, हम कैलकुलेशन करते हैं। इस मामले में 20,000 रुपये लड़की का मेंटेनेंस बना हुआ था, यानी कि आप सालाना लगभग 2.5 लाख रुपए लड़की को ऑलरेडी दे रहे हो। अगर आपका मुकदमा 5 साल भी चलता है तो 12.5 लाख रुपए आपके लगभग ये चले गए, यानी वही 13 लाख की फिगर बैठ गई मंथली वाला। और 5 साल तक ये 20,000 रुपए नहीं रहने वाला है, हो सकता है फाइनल में बढ़ जाए, क्योंकि अभी तो ये इंट्रीम है। क्योंकि 5 साल में आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। आपकी सैलरी आज 1 लाख है, एक 20 भी होगी, एक 40 भी होगी, 1.5 लाख भी होगी, हो सकता है 1.5 लाख तक पहुंच जाए। और जब फाइनल मेंटेनेंस हो तो कोर्ट आपको बोले कि आप अपनी करंट सैलरी स्लिप दे दो, अपना फ्रेश एफिडेविट दे दो, तो उस समय पे आपका जो मेंटेनेंस 20,000 ये 30 भी हो सकता है। और ये लगातार बना हुआ है, आगे तक ये चलता रहेगा। हम पकड़ के चलते हैं कि ये लगभग 15-16 लाख रुपए तो आप एज ए मेंटेनेंस से अगले 5 साल में उसको दे दोगे। इसके बाद 5 केस की कॉस्ट लगाओ। हर एक केस में अगर आपके सालाना 40 से 50,000 रुपए भी खर्च हो रहे हैं तो 2 से 2.5 लाख रुपए आप प्रतिवर्ष अपने मुकदमों में और ट्रैवलिंग में जो आने जाने का है उसमें लगा रहे हैं। तो ये बैठ गया आपका 20 लाख। इसके अलावा डाइवोर्स का केस लगा हुआ है, उसमें डेफिनेटली लड़की एलिमनी की एप्लीकेशन लगाएगी, और जब वो केस फाइनल होगा आज या 5 साल बाद या 6 साल के बाद, तो कोर्ट उसमें एक एलिमनी भी फिक्स करेगी अकॉर्डिंग टू योर सैलरी। आपकी सैलरी अगर उसके फाइनल होते समय 1.5 लाख रुपए है तो उसके हिसाब से जो भी एलिमनी बनेगी
15 लाख बनाए, 20 लाख बनाए, वो भी लगानी है। तो 20 लाख वो और 15 भी अगर हम इसको पकड़ के चलें तो हो गई 35 लाख। लेकिन ये एलिमनी देने के बाद भी केवल डाइवोर्स का केस खत्म होगा, बाकी केसेज वैसे ही चलते रहेंगे। तो अब हमने एक छोटी सी कैलकुलेशन ली कि 35 लाख रुपीज लगाने के बाद भी आपके डाइवोर्स के अलावा सारे केसेज चलते रहेंगे, तो क्या बेनिफिट है? कोई बेनिफिट है? डाइवोर्स खत्म हो जाएगा, हद से हद ये हो सकता है जो मंथली मेंटेनेंस हो वो समायोजित करके 125 या जो मेंटेनेंस वाला केस है वो खत्म हो जाए, लेकिन 498 है वैसे ही चलेगा, और जो इर्द गिर्द के केस हैं वो भी वैसे ही चलेंगे। तो कोई फायदा है? उससे बेहतर ये नहीं है कि 13 से 20 के बीच में कोर्ट ने बोला है, अगर 15 में भी आपकी डील बनती है तो 15 देके सारे केस खत्म करा लो। ये प्रैक्टिकल है। सबसे मेन आपका सालों का समय बच गया, आपके कितने सारे पैसे बच गए, और अभी झंझट से भी निकल गए, अपनी लाइफ में एटलीस्ट आगे बढ़ सकते हो। तो ये जैसी कैलकुलेशन मैंने आपको बताई, ऐसी कैलकुलेशन हर एक व्यक्ति को अपने अपने मामले और अपने स्टेटस के अनुसार करनी चाहिए। अगर आप नहीं करते हो और आंखें बंद करके बस लड़ी रहे हो तो बेकार है। देखो, एक लेक्चर मारना बड़ा आसान है कि आपको इतना मोटिवेट कर दिया जाए कि आप 10 साल तक लड़ते रहो, लेकिन क्या वो प्रैक्टिकल है? केवल जिन मामलों में प्रैक्टिकल है वहां पे ऐसा करो, जहां पे आपको लगता है कि प्रैक्टिकल नहीं है वहां ऐसा नहीं करो। अब यहां पे सेटलमेंट करना फायदेमंद है। या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप इनके ऊपर काउंटर केसेज करो, लेकिन फिर डेफिनेटली उसमें थोड़ा उलझना तो पड़ेगा, क्योंकि 5 केसेज आपके ऑलरेडी चल रहे हैं। अगर आप 3 केसेज अपनी तरफ से और करते हो तो टोटल हो गए 8 केस। तो अगर आप इतना बर्डन ले सकते हो तो फिर ऐसे में आप काउंटर केस भी कर सकते हैं। कुछ मामलों में काउंटर केस करने भी बेहतर होते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है वही परिस्थितियों के अनुसार। हर मामले में हम सजेस्ट नहीं करते कि आप काउंटर केस करो, और हर मामले में हम ये भी सजेस्ट नहीं करते कि आप सेटलमेंट करो। अभी कल मैं एक कमेंट पढ़ रहा था, उसमें किसी वकील साहब का नाम लिखा हुआ था, एक व्यूअर ने, उसे लिखा हुआ था वो वकील साहब अपने चैनल पे ऐसा बताते हैं, आप अपने चैनल पे ऐसा बताते हैं, कोई और अपने चैनल पे कुछ और बताता है। लॉ की किताब तो एक ही है, सब अलग अलग क्यों बता रहे हैं? देखो, लॉ की किताब एक है, लेकिन हर एक व्यक्ति का नजरिया, हर एक व्यक्ति के कोर्ट के अंदर का एक्सपीरियंस अलग अलग है। तो हर एक व्यक्ति जो आपसे शेयर कर रहा है वो उसका खुद का एक्सपीरियंस है, वो कुछ भी हो सकता है। इसे ही वकालत कहते हैं। सिर्फ किताबें पढ़ के अगर काम चलता तो किताबें तो एक लेमैन भी पढ़ सकता है, लेकिन कोर्ट के अंदर खड़े होकर जो आपको एक्सपीरियंस होता है अलग अलग मैटर का, उन एक्सपीरियंस पर आधारित आप अपने व्यूज लोगों के सामने रखते हैं। यही कारण है कि सेम किताबें पढ़ने के बावजूद ओपिनियन डिफरेंट डिफरेंट होती है, और यही कारण है कि एक ओपिनियन लेने के बाद सेकंड और थर्ड ओपिनियन लेना भी जरूरी होता है। इस फील्ड में 2 फील्ड है, मेडिकल फील्ड और लीगल फील्ड। कभी भी एक की सुन के एकदम से स्टेप मत लो, 2-3 ओपिनियन लेनी चाहिए, देन एनालाइज करना चाहिए क्या चीज प्रैक्टिकल नजर आ रही है, देन वैसा करना चाहिए। तो दोस्तों, ये पूरा वीडियो प्रैक्टिकल थॉट्स पे था कि जो चीजें हमारे सामने आती है उनको प्रैक्टिकली कैसे हमें सॉर्ट आउट करना है, कैसे डील करना है। तो हर मामला एक सा नहीं है, हर मामले में सेटलमेंट भी नहीं करना है, हर मामले में काउंटर भी नहीं करना है। हर एक मामले की परिस्थितियां अलग होती हैं, हर मामले को डील करने का तरीका अलग होता है। कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जहां लड़की का मेंटेनेंस ना के बराबर बनता है। उस प्रकार के जो मामले होते हैं उनके अंदर कभी भी सेटलमेंट करने की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि जब आपकी जेब से कुछ जा ही नहीं रहा तो डेफिनेटली कुछ समय के बाद वो खुद ही सेटलमेंट पे आने वाले हैं। उस मामले में अगर आप एक आध अपनी तरफ से केस भी कर देते हैं तो प्रेशर जाता है, सेटलमेंट हो जाता है। लेकिन जहां उसके ऊपर बहुत मोटा फिगर मेंटेनेंस का बना हुआ है, जहां आपको पता है कि अगर मैंने 2-3 साल केस और चला लिए तो मेरे तो 10 लाख रुपए जेब से ऐसे चले जाएंगे, वहां बेवकूफी है इसको चलाना। वहां फिर हमको प्रैक्टिकली सोचना चाहिए कि इसको कैसे एंड किया जा सकता है जल्दी, क्योंकि जल्दी नहीं किया तो मंथली करके आपका कलेक्शन जा रहा है। जिस मामले का मैंने आपको इससे पहले उदाहरण दिया था, उस मामले में 6 लाख रुपए अब तक लड़की ले चुकी है 20,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से, और आगे सोचिए। तो इसलिए हमें खुद से सोचना है कि क्या प्रैक्टिकल है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि जो चीज मैं आपको इस वीडियो के मार्फत समझाना चाह रहा था वो आपके समझ में आई होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।